बहुत सारे लोग जो है छोटा सा झापड़ मारने के बाद बहुत सारे लोग डर गए। बॉम्बे में एक माऊली भाई राठौड़ है, उसने अपने घर के सामने 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाए। उसके बाद हमारे 10 कार्यकर्ता उसके घर में घुसे 4 सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद। मैंने मना किया, हार्ट अटैक से मर जाएगा, तुम उंगली भी नहीं लगाओगे मर जाएगा, अरे ऐसा मत करो। इन लोगों को पीटने की नहीं निपटने की जरूरत है, पीटने की नहीं निपटने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर निपटने की जरूरत है। कोई ईमानदार आदमी सारे देश भर में इन गद्दारों के साथ में खड़ा होने के लिए राजी नहीं है। मगर ऐसे लोग 4 साल पहले, 10 साल पहले, 7 साल पहले ऐसे ही इनके पिछवाड़े पर लात मार के हम लोगों ने भगा दिया। ऐसे कचरा लोग जो है जिनको हमने कचरा कुंडी में उठा करके डाल दिया था, उसको ढूंढ रहे। अरे पता करो वो जिले में कचरा कुंडी में कौन पड़ा हुआ है, वो जिले में कचरा कुंडी कौन पड़ा हुआ है, उसको ढूंढ रहे। कोई ईमानदार आदमी नहीं आ रहा। कई जगह फ्रॉड सिस्टम शुरू किया, वो हमारे पास है, डॉक्यूमेंट है उसका। अरे किले बराबर है, ये देखो गवाह है, ये आपके कचरा है, ये गांधीधाम का है, देख लेना। बगैर गवाह बगैर सबूत के नहीं बोला, उठा कागज में इकट्ठा है डॉक्यूमेंट। और ये सारा कागज में जो एविडेंस है, न भांजा को छोड़ा जाएगा न मामा को छोड़ा जाएगा। इनको जेल में डालने के बाद ही शांति से सोऊंगा, इनको जेल में डालूंगा तब शांति से सोऊंगा। जो भी गद्दार होगा उन गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। कानून और संविधान के दायरे में रहकर जो हो सकता है वो हर चीज की जाएगी। जैसे केएल परमार का मैंने रेफरेंस दिया, कुमार काले, उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसको मातंग ने वामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया 5 अप्रैल 2022 की मीटिंग में। 127 लोग थे, उसमें 11 लोगों ने उसको अध्यक्ष माना। 11 लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, 11 लोगों वाला। साले को लाज शर्म आनी चाहिए। वो 127 में से 64 कम से कम लोगों का समर्थन होना चाहिए था, वहां मीटिंग में ही समर्थन नहीं है। ऐसा कोई आदमी ईमानदार होता तो स्वीकार नहीं करता। घूम रहा है महाराष्ट्र में, कुमार काले ओबीसी का है, दूसरे ओबीसी के आदमी ने तो झापड़ लगा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका वीडियो बनाया, सारे देश के लोगों को बताया। हेलो साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा सारे देश भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम की कड़ी में आज गांधीधाम के सेक्टर 7 में भी कार्यक्रम हो रहा है। कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। उसमें एक विषय मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दूसरा जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर का कि यह आंदोलन यही रोकना चाहिए और पीछे नहीं जाने देना चाहिए, और चौथा है कि आरएसएस के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। इस विषय के अंतर्गत ही मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज सारे देश भर में ये जो आंदोलन, इतना बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है, ये विशाल आंदोलन
जब मैं जानकारी के लिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी। तब से लेकर अब तक, अभी मेरी 65 साल की उम्र चल रही है, इतने लंबे समय से इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। रात दिन मेहनत करते हुए इस आंदोलन को और आंदोलन को खड़ा करने वाला जो विशाल संगठन है उसको खड़ा करने के लिए लगातार हम लोगों ने कोशिश की और इस कोशिश का ये नतीजा निकला कि आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में यह आंदोलन फैल चुका है। इतना बड़ा, इतना विशाल आंदोलन, विशाल संगठन खड़ा हो चुका है। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं सबूत के तौर पर कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपको तथ्य का, सत्य का पता चले। आप लोगों को याद होगा 5 मार्च 2019 को कोविड शुरू होने के पहले हम लोगों ने भारत बंद किया था 13 पॉइंट रोस्टर्स को लागू करने के विरोध में, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए। तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ और इतने बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ, इतने बड़े पैमाने पर भारत बंद हुआ कि भारत के संसद में नरेंद्र मोदी को संविधान संशोधन करके 13 पॉइंट रोस्टर रद्द करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, कितना अकड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जैसे अकड़ने वाले आदमी को हमने सीधा किया और संविधान संशोधन संसद में करने के लिए मजबूर किया। इतना बड़ा विशाल भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 तारीखों की तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि तारीखों की तरफ ध्यान इसलिए देने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जो बात मैं आने वाले समय में आप लोगों को बताने वाला हूं, इससे बात प्रमाणित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं। 5 मार्च 2019 को हम लोगों ने भारत बंद किया और जिस मकसद के लिए भारत बंद किया उसके लिए संविधान संशोधन करने के लिए नरेंद्र मोदी को मजबूर किया और संविधान संशोधन हुआ। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। भारत के इतिहास में इसके पहले किसी आंदोलन के बदौलत किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा हो, ऐसा सिंगल उदाहरण नहीं है, कोई सिंगल उदाहरण उपलब्ध नहीं है। आप लोगों को याद होगा 1960 के बाद 64 में दादा साहब गायकवाड़ ने 4 लाख लोगों को जेल में डालने का सत्याग्रह किया था, जमीन के बंटवारे के रेफरेंस पे। अभी तक नहीं हुआ। 4 लाख लोगों को जेल में डाला था, हुआ नहीं। 4 लाख लोग कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, वो हुआ नहीं अभी तक। प्रवीण भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कंपेयर करके बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको पता चले
कि हमने क्या करके दिखाया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में हमने भारत बंद किया। ये सीए क्या है थोड़ा आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है सीए क्या है। छोटे पैमाने पर सीए आसाम में लागू किया गया था। जब आसाम में यह लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वहां पर 19,48,000 लोगों को 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 5 लाख मुसलमान थे। इसका मतलब है 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे। वो लोग आसाम के हमारे बामसेब के लोगों से संपर्क करें और कहने लगे कि इसमें आप हमारी मदद करो। उन्होंने उनको कहा कि आसाम में तो बामसेब उतना मजबूत संगठन नहीं है, मगर देश में मजबूत है, हम तो नहीं मदद कर सकते यहां, मगर एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकता है। तो उनके बाद कौन? तो उन्होंने बताया वामन मिश्रा मदद कर सकते हैं आपकी। ये कहां मिलेंगे? कहा दिल्ली में मिलेंगे। उन्होंने कहा दिल्ली तो हम जिंदगी में कभी गए नहीं। तो हमारे कार्यकर्ता उन लोगों को लेकर आए दिल्ली, मुझे मिलने के लिए मुलाकात हुई। तो मैंने उनको कहा कि कितने लोग सीए के छोटे लेवल पर अमल करने से प्रभावित है? कहा लाखों लोग हैं। तो कितने लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं? कहा कि पूरी कोशिश करेंगे। बड़े पैमाने पर आसाम की राजधानी गुवाहाटी में बड़ा कार्यक्रम किया और मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने उनको पूछा कि आप लोग जो है इधर आसाम में जो आंदोलन चल रहा था, आसाम में क्या आंदोलन चल रहा था? बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आंदोलन चल रहा था। उसमें आप लोग जब ये आंदोलन चल रहा था तो आप SC ST OBC के लोग क्या कर रहे थे? मैंने उनको सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उस खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे। SC ST OBC के लोगों को मैंने पूछा कि ये जो खदेड़ने का आंदोलन चल रहा था उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? तो कहा हम खदेड़ने के आंदोलन में शामिल थे। मैं दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल यह पूछा कि अब खदेड़ने का कार्यक्रम तो शुरू हो गया है, तो अब आपकी क्या समस्या है? आपकी मांग तो पूरी हो रही है, अब आपकी क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा अब उन्होंने हमारा ही नंबर लगा दिया है। यानी आंदोलन चलाने के लिए हमारा साथ लिया SC ST OBC का और हमारे साथ सहयोग से आंदोलन चलाया। अब हमारे साथ सहयोग से चलाया हुआ आंदोलन अब हमारा ही नंबर लगा दिया है। 14,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब क्या है? कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। अगर आपकी संपत्ति है, घर है, जो भी है, वो सारा का सारा सरकार कब्जा कर लेगी और आपको डिटेंशन कैंप में, जेलनुमा कैंप में डाल दिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई। इसका मतलब यह है कि यह बहुत भयंकर मामला था। तो मैंने उनको कहा कि यह तो बहुत भयंकर मामला है, ये तो आप लोगों के बस का तो बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने उनको वादा किया कि ठीक है, अभी मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली जाने के बाद इस पर क्या कर सकता हूं मैं करूंगा, क्योंकि ये आप लोगों के बस का बात नहीं है। मैं दिल्ली गया और दिल्ली जाकर 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। ये भारत बंद पहले 5 मार्च 2019 के भारत बंद से बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि 5 मार्च 19 के आंदोलन में मुसलमान शामिल नहीं थे, मगर 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में मुसलमान सारे देश भर में शामिल हो गए, क्योंकि 5 लाख मुसलमान आसाम में शामिल किए गए थे। तो मुसलमानों ने सोचा, जब सीए का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, सारे देश भर में लागू होगा, तो करोड़ों मुसलमानों को निकाला जाए। तो सारे देश भर के मुसलमान भारत बंद के कार्यक्रम में सहभागी हो। तो इसका परिणाम हुआ कि पहले भारत बंद से भी बड़ा दूसरा भारत बंद हो गया। जब दूसरा बड़ा भारत बंद हो गया, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में चिंता में पड़ गए और चिंतन करने लगे कि हमने 50 साल मेहनत करके एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों के विरोध में लड़ाया, मुसलमानों के विरोध में भड़काया, फसाद में उनका इस्तेमाल किया, और वामन मेश्राम ने एक तरफ एससी एसटी ओबीसी को इस मुद्दे पर इकट्ठा किया, दूसरी तरफ उसमें मुसलमानों को जोड़ दिया, जिनके साथ हम डेली लड़ाने और भिड़ाने का काम करते थे उनको भी जोड़ दिया, और 50 साल की हमारी मेहनत पर पानी कर दिया। हमने जो इन लोगों को आपस में लड़ाया और भिड़ाया था, ये जो मेहनत हमने 50 साल तक की थी, फेल कर दी। अखबार में इस संबंध में कुछ खबरें आई, दिल्ली में मैं था, देखा। साथियों, जब हमने ये भारत बंद किया, उसका पहला फौरी परिणाम क्या हुआ? हमारी ताकत के बारे में आप लोगों को, हमारे संगठन शक्ति की जानकारी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले क्या हुआ फौरी परिणाम। जो सीए का कानून, जो नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास किया था, वो कानून ठप पड़ा हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है। चलो मान लेता हूं, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, चलो मान लेता हूं। अगर नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर और बहुत शक्तिशाली नेता है, तो उसका कानून लागू करने से हमने रोक दिया, तो हम कितना ताकतवर हैं? कचरे के ढेर में डाला हुआ है वो सीए का कानून, जो है ना, कचरा कुंडी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं गुजराती में आप? कचरा पेटी में डाल के रखा हुआ है नरेंद्र मोदी का जो कानून है ना। यहां तो बहुत सारे लोगों को ये सीए कानून कचरे के डब्बे में डाला, ये मालूम ही नहीं होगा। ये भारत बंद किया ना 29 जनवरी को, तब से पड़ा हुआ कचरे की पेटी में, कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ है। और मैंने नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी, दोबारा मत निकलना वहां से। अभी तक नहीं निकाला, निकालने भी नहीं दूंगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद किया। नरेंद्र मोदी कहता है मैं ओबीसी का हूं, पिछड़े वर्ग का हूं, चाय बेचने वाला हूं, कहता है हूं। तो हमने सोचा था जब प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है तो पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गिनती कर लेगा, नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी है,
देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का निर्णय लेने का उसके पास पावर नहीं है। निर्णय लेने का आरएसएस के पास अधिकार है। अन्यथा जो प्रधानमंत्री कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, चाय बेचने वाला हूं, ओबीसी का हूं, उसकी जातीय आधारित गिनती करने का, निर्णय करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास ही है। मगर नरेंद्र मोदी फैसला नहीं कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी के पास फैसला करने का अधिकार नहीं है। फैसला करने का अधिकार आरएसएस के पास है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने चेहरा दिखाने वाला प्रधानमंत्री, ये दिखाने वाला। बाबा साहब आंबेडकर ऐसे लोगों के लिए कहते हैं नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, अंग्रेजी शब्द नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में उसको कहते हैं नामधारी प्रधानमंत्री। अब नामधारी शब्द शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ में आने के लिए बताता हूं। एक होता है नामधारी, एक होता है कामधारी। तो ये नामधारी है, कामधारी नहीं है, काम करने वाला नहीं है। तो ये जो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ए नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण्स, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। बाबा साहब आंबेडकर इसी बात को लेकर गांधी जी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कि बाबा साहब आंबेडकर का और गांधी जी का झगड़ा इसलिए नहीं था कि बाबा साहब आंबेडकर के ढोर डंगर गांधी जी के खेती में जाके चरते थे और गांधी जी के ढोर डंगर बाबा साहब आंबेडकर के खेती में जाके चरते थे। ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी। बाबा साहब आंबेडकर के पास कोई खेती नहीं थी, गांधी जी के पास कोई खेती नहीं थी, दोनों के पास कोई ढोर डंगर नहीं थे, इसलिए चरने का कोई सवाल नहीं था, मामला निजी नहीं था, इस सामाजिक मामला था। अगर लोकतंत्र आएगा तो लोकतंत्र में सही और सच्चा प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले या ना मिले, ये लड़ाई थी। गांधी जी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे और बाबा साहब आंबेडकर रियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते थे। नरेंद्र मोदी आरएसएस का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे। ये बात इस उदाहरण से सिद्ध होती है। हमने इस मुद्दे पर भारत बंद किया। आपको सीए के रेफरेंस में एक बात बतानी रह गई, जो 19,48,000 जिसके विरोध में हमने आंदोलन किया था, आरटीआई में अमित शाह को किसी ने पूछा, लिखित जवाब दिया, अब कितने रह गए हैं नागरिकताविहीन लोग? 19,48,000 में से कितने रह गए हैं? भारत बंद के बाद कितने रह गए हैं? अमित शाह ने लिखकर भेजा 1,006 रह गए। बाकी सबको हमने सर्टिफिकेट दे दिया है कि अब आप नागरिक हो। हमारी औकात का अंदाजा आ गया, आपको थोड़ी जानकारी हो जाए इसलिए बताया कि हम क्या कर सकते हैं। अमित शाह का होम डिपार्टमेंट का लेटर जो है उसके आधार पर, तो ये संगठन शक्ति के बल की और संगठन शक्ति के आधार पर होने वाली बात है। ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का आरएसएस के लोग विरोध करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने विरोध नहीं किया तो दो बातें होगी, या तो वो प्रधानमंत्री रहेगा या तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। समर्थन करेगा तो जातीय आधारित गिनती तो होगी मगर प्रधानमंत्री पद नहीं रहेगा। ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। इस वजह से ये लड़ाई साथियों हमारी जारी है और दोबारा ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए भारत बंद किया जा सकता है। 2024 तक भारत बंद किया जा सकता है और नरेंद्र मोदी
2024 के चुनाव में भाजपा के द्वारा चुनकर ना आए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरी ताकत से रखा जाएगा, क्योंकि ओबीसी के ही तो लोग उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथ सहयोग कर रहे हैं। ओबीसी के लोगों ने भाजपा के लोगों को वोट इसीलिए दिया कि ये ओबीसी का प्रधानमंत्री है, इसलिए हमको वोट दे देगा, ये हमारा ओबीसी की जातीय आधार गिनती कर लेगा। अभी नहीं किया, ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, 2024 में मिलेगा नहीं। ये हम लोग इंश्योर करेंगे, खातरी करेंगे, गारंटी करेंगे। और अभी 25 जून को मोहम्मद साहब के विरोध में नुपुर शर्मा ने जो कहा और उसके आधार पर मुसलमानों को कॉर्नर करने का जो काम चल रहा है देश में, उससे देश के टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया है। आजादी के आंदोलन में मुसलमानों को कॉर्नर करने का काम गांधी और नेहरू के द्वारा हुआ था, इसी का परिणाम था 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े होकर पाकिस्तान बना। और दोबारा मुसलमानों को, यदि दोबारा मुसलमानों को इसी तरह से कॉर्नर किया गया, आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अगर इसी तरह से किया गया, दोबारा देश के टुकड़े होंगे। 14 अगस्त 47 को टुकड़े हो गए। हमारी ताकत, हमारे आंदोलन की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी कि हम रोक लगा सके। अभी भारत के 1 इंच का टुकड़ा ब्राह्मणों के द्वारा होने नहीं देंगे, 1 इंच का। अब हमारे पास ताकत है इसको रोक लगाने की, अब नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से इसको रोकेंगे। इसके लिए हमने 25 जून 2022 को भारत के टुकड़े करने के साजिश को विफल करने के लिए भारत बंद करवाया था, 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत लोगों ने हमको सलाह दिया कि 1 महीने में दोबारा भारत बंद मत करो, किया सारे देश पर। संगठन शक्ति के बल पर कोई भी बड़ा परिवर्तन, दुनिया में यह माना जाता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन संगठन शक्ति के बल पर होता है। अब मैं आप लोगों को ये जो संगठन शक्ति हम लोगों ने बढ़ाई, भारत बंद करने तक बढ़ाई, तो आरएसएस के लोगों की चिंता क्या है? क्या चिंता है? कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, कई राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे, केंद्र की सरकार हमारी, संसद में 303 लोगों का बहुमत हमारा, और भारत बंद वामन मिश्राम का सारा समझ में नहीं आता हमको। इतना सारा हमारा है, इतनी सारी हमारी ताकत है, मगर वामन मिश्राम का भारत बंद हो जाता है। अरे भाई, ईवीएम में चोरी करके आप बहुमत तो हासिल कर सकते हो। मान लो हमारे वोटों की चोरी आपने ईवीएम में की, जिसके वोटों की चोरी की वो आदमी मेरे साथ है, उसके वोट की चोरी ईवीएम में तुमने की, मगर वो आदमी तो मेरे साथ है समझ क्या कह रहा? वो आदमी जिसका वोट ईवीएम में जाने के बाद आपने चोरी किया, वो आदमी तो मैदान में मेरे साथ में है। तो तुम विधानसभा में, लोकसभा में बहुमत हासिल कर रहे हो ईवीएम के द्वारा। ये ईवीएम के द्वारा हो रहा है, इसका सबूत है कि तुम लोगों को हम लोग सड़कों पर निपटेंगे, समझते हैं? तुम लोगों को सड़क पर लोग हमारे साथ, सड़कों पर लोग हमारे साथ है कि आदमी को कैसे चोरी करोगे? वोट की तो चोरी ईवीएम से कर दिया, आदमियों की चोरी कैसे करोगे? जो मैदान में रहते हैं उनकी चोरी कैसे करोगे? तो आरएसएस की, बीजेपी की, विश्व हिंदू परिषद की यह समस्या है। केंद्र सरकार हमारा, संसद में बहुमत हमारा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे, कई राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता हमारे,
सारे देश में हजारों की संख्या में एमएलए हमारे, मगर भारत बंद वामन मेश्राम का, यह है चिंता। समझ में, आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूं कि चिंता क्या है। अब इस चिंता का समाधान कैसे किया जाए? अगर वामन मेश्राम के साथ आमने सामने लड़ते हैं तो वामन मेश्राम अभी जितना ताकतवर है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आमने सामने लड़ते हैं तो। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि इनके ही लोगों को पकड़ो, धरो और इनके ही माध्यम से इनके संगठन और आंदोलन में तोड़फोड़ करने का काम शुरू करो। तो हम कह सकते हैं तुम्हारे लोग है भाई, हम तो कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे लोग। तो हमारे में से ही कुछ लोगों को पकड़कर संगठन को तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ये सेक्टर 7 है? इस सेक्टर 7 में एक आदमी रहता है, उसका नाम है वीएल मातंग। नाम के साथ बता रहा हूं। वो पहले नंबर का तोड़फोड़ करने वाला आदमी है और 15 दिन से घर से गायब है। उसका रिकॉर्ड है कि वो घर से भाग जाता है। उसके बारे में मेरे पास इतना सारा डाटा है कि वो घर छोड़ के भाग जाता है। वो अभी आज भी भागा हुआ है या नहीं है, इधर ही आसपास ही रहता है। तो मैंने कहा वो शेर की औलाद है तो मैं इधर उधर नहीं लड़ रहा, उसके घर के पास ही जाके कार्यक्रम करता हूं, इधर उधर नहीं। मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, ये इसके पहले मैंने किसी को ये जानकारी नहीं दी। मार्च एंड तक वीएल मातंग मुझे कह रहा था कि नारायण गरवा को सारे कच्छ की जिम्मेदारी जैसे पहले दी गई थी वैसी दे दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने कहा नारायण गरवा को काम करने दो, नियंत्रण अभी मेरे पास ही रखूंगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो मैंने कहा कि नारायण गरवा को काम करने दो, कोई बात नहीं, नियंत्रण अभी मेरे पास ही रखूंगा। तो उसको ये बात समझ में आई, अगर नियंत्रण कच्छ का वामन मेश्राम के पास रहेगा तो हमने जो सारे कच्छ में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रखा है, अगर वामन मेश्राम के नियंत्रण में रहेगा तो सारा का सारा भ्रष्टाचार नंगा हो जाएगा। वीएल मातंग और उसका भांजा नारायण गरवा इधर ही आसपास ही रहता है। अभी दूसरा कार्यक्रम उसके घर के पास लेने वाला हूं, क्योंकि जो लोग अपने को शेर की औलाद मानते हैं, मैं जानता हूं कि वो गीदड़ की औलाद भी नहीं है, तो उनके घर के पास ही जाके कार्यक्रम करूंगा, मैं जानता हूं। तो मार्च एंड तक वो ये कोशिश करता रहा। 5 मार्च चुपचाप गुपचुप तरीके से बॉम्बे में हॉल बुक किया। हॉल लाखों रुपए के रेंट का है। तो छानबीन किया, पता चला जो ट्रेड यूनियन के लोग हमारे बॉम्बे के हैं, जो गद्दारी करने का काम ट्रेड यूनियन के मजदूरों के साथ करते रहे, उद्योगपति और उनके मदद से वो हॉल बुक कराया गया। उसका सारा डाटा हमारे पास है, कच्चा चिट्ठा। आप लोगों को मालूम है, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता, सारे सबूत हमारे पास में। दूसरी बात, तो 5 मार्च को उन्होंने, जिसका चौधरी वीएल मातंग है, तोड़फोड़ का कार्यक्रम शुरू हुआ। वैसे भगोड़े की कोई औकात होती नहीं है, मैं जानता हूं कितनी औकात है उसकी। तो तोड़फोड़ का कार्यक्रम जो है, यह है गांधीधाम के ये सेक्टर 7 के आसपास रहने वाला जो है, उसने शुरू किया। मैं नाम लेकर क्यों बोल रहा हूं, ये संगठन ने लिया हुआ फैसला है। संगठन ने फैसला जो लिया है वो हमारे 4-5 लोगों के बीच में थोड़ी रोकना है, तो सारे देश के लोगों को जागृत करना पड़ेगा ना। ये हमारा संगठन का इंटरनल मामला, हम अपने सपोर्टर लोगों को बता रहे हैं कि ये वो आदमी है जिसने ये संगठन तोड़फोड़ करने का काम किया। कब किया? देखो, 5 अप्रैल 2022। उसके पहले हमने कई बार भारत बंद किया।
5 मार्च 2019, 29 जनवरी 2020 किया भारत बंद। उसके बाद ये तोड़फोड़ का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं इसको आपको को रिलेट करके समझा रहा हूं। बहुत सी बातें समझना पड़ता है, समझाने के लिए सबूतों के साथ उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद यह तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जब उन्होंने तोड़फोड़ करने का कार्यक्रम शुरू हुआ और मालूम होते ही हमने इस संगठन को तोड़फोड़ का काम था, तो संगठन ने तोड़फोड़ के आरोप में उसे गद्दार घोषित कर दिया। वैसे इंडियन पिनल कोड में कहते हैं गद्दार को फांसी की सजा होती है, मगर हमारे पास अमल करने का अधिकार नहीं है फांसी की सजा। अगर हमारे पास कोई सरकार होती तो यकीनन इस पर अमल किया जाता, अमल करते। गद्दार को फांसी, इंडियन पिनल कोड में फांसी की सजा है, मगर हमारी सरकार नहीं है, होती तो करते। साथियों, मैं आप लोगों को सबूत के साथ बता रहा हूं कि संगठन तोड़फोड़ करने की वजह से उसे गद्दार घोषित किया गया। मुझे लगता है इस वजह से हमने कर दिया, लगता है नहीं, सबूतों के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तोड़फोड़ करने के सबूतों के आधार पर। सारे देश भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम पहले ही 4 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले निकाल दिया, उसको ढूंढ रहे, क्योंकि कोई संगठन का आदमी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ भाई, कीर्ति भाई, तुम्हारे गुजरात का कोई सच्चा आदमी साथ दे रहा है? तुम अहमदाबाद में रहते हो, केएल परमार को जानते हो? उसके पिछवाड़े पे मैंने लात मारा था। वो लात जिसको मारा था, रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड बातें बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात बोल रहा हूं। तो इसको निकाल दिया गया था, वो उसका साथ में खड़ा है, पता है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, कचरा कचरा नहीं, ऐसे लोग, क्योंकि कोई सच्चा, कोई ईमानदार आदमी जो है उसके साथ में कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अब वेरसी भाई मातंग जो है, उसको आपके गांधीधाम में कौन साथ दे रहा है? नारायण गरवा। नारायण गरवा कौन है? भांजा, मामा भांजा, भांजा मामा। कितनी बड़ी औकात है? कितना बड़ा तीर मारने वाला आदमी, साले अपने भांजा से अलावा कोई 4 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैं तो यहां का, गुजरात का भी नहीं हूं, यहां तो 4 नहीं, कम से कम 16 लोग तो है भी, 16 तो है ना? 16 ज्यादा? अच्छा, आप गिनती कर लेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबूतों के साथ बता रहा हूं। आपके गुजरात का भी मैंने उदाहरण दिया। तो ये सारी बातें जो है सबूतों के साथ बोल रहा हूं, इनके भ्रष्टाचार के भी सारे सबूत मेरे पास है। और ये सबूत कब मिले? जब मैंने कच्छ का काम अपने हाथ में लिया, तब लोगों ने आकर मुझे बताया। क्या बताया? मेरे पास आए कि मेश्राम जी, ये नारायण गरवा आपका कार्यकर्ता है, वो धेरे बरे का काम नहीं करता है, उसका 50 लाख रुपए का घर कैसे है? अरे मैंने कहा, मेरे को तो पता ही नहीं, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं अभी तक? सारे पिछवाड़े में लात मारता उसके, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। मैंने उनको कहा, अभी बता रहे हो? अभी क्यों बता रहे हो? कहा कि अभी पता चला कि आपने सारा हाथ काम, सारा नियंत्रण अपने हाथ में लिया, तब हमको हौसला हो गया, हौसला बढ़ गया हमारा, तब बता रहे। तो मैं नियंत्रण में लिया, तो वो मेरे नियंत्रण में ना आना चाहिए, ताकि हमारा सारा कच्चा चिट्ठा कच्छ में मालूम हो जाए, हो जाएगा, नहीं हो इसके लिए बार बार मातंग, वेरसी भाई मातंग जो है मुझे कहता था, नारायण गरवा को नियंत्रण दे दो, नारायण गरवा को नियंत्रण दे दो। मुझे पता चला किसी तहसील में कई एकड़ जगह, भाई किनिया इसके नाम पर कई एकड़ जमीन खरीदी है, कोई धेले भरे का काम धंधा कोई है, पैसा
कई एकड़ जमीन के कागजात नाम के साथ हमारे पास है सबूत के तौर पर। नारायण तो है ना, हरिजन लिखा हो तो हरिजन तो गांधी जी का हरिजन ही तो है। तो कई जगह प्लॉट सिस्टम शुरू किया, वो हमारे पास है, डॉक्यूमेंट है उसका। हाँ भाई किन्हीं बराबर है, ये देखो गवाह है, ये आपके कच्छ का है, ये गांधीधाम का है, देख लेना। बगैर गवाह बगैर सबूत के नहीं बोलो, 18 कागज में इकट्ठा है डॉक्यूमेंट। और ये सारा कागज में जो एविडेंस है, न भांजा को छोड़ा जाएगा न मामा को छोड़ा जाएगा। इनको जेल में डालने के बाद ही शांति से सोऊंगा, इनको जेल में डालूंगा तब शांति से सोऊंगा। जो भी गद्दार होगा उन गद्दारों को सबक सिखाया जाएगा। कानून और संविधान के दायरे में रहकर जो हो सकता है वो हर चीज की जाएगी। जैसे केएल परमार का मैंने रेफरेंस दिया, कुमार काले, उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसको मातंग ने वामसेव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया 5 अप्रैल 2022 की मीटिंग में। 127 लोग थे, उसमें 11 लोगों ने उसको अध्यक्ष माना, 11 लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया 11 लोगों वाला। साले को लाज शर्म आनी चाहिए। वो 127 में से 64 कम से कम लोगों का समर्थन होना चाहिए था, वहां मीटिंग में ही समर्थन नहीं है। ऐसा कोई आदमी ईमानदार होता तो स्वीकार नहीं करता। घूम रहा है महाराष्ट्र में, कुमार काले ओबीसी का है, दूसरे एक ओबीसी के आदमी ने उसको झापड़ लगा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसका वीडियो बनाया, सारे देश के लोगों को बताया। तो बहुत सारे लोग जो है, छोटा सा झापड़ मारने के बाद बहुत सारे लोग डर गए। बॉम्बे में एक माऊजी भाई राठौड़ है, उसने अपने घर के सामने 4 सिक्योरिटी गार्ड लगाए। उसके बाद हमारे 10 कार्यकर्ता उसके घर में घुसे, 4 सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद। मैंने मना किया, हार्ट अटैक से मर जाएगा, तुम उंगली भी नहीं लगाओगे मर जाएगा, अरे ऐसा मत करो। इन लोगों को पीटने की नहीं निपटने की जरूरत है, पीटने की नहीं निपटने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर निपटने की जरूरत है। कोई ईमानदार आदमी सारे देश भर में इन गद्दारों के साथ में खड़ा होने के लिए राजी नहीं है। मगर ऐसे लोग 4 साल पहले, 10 साल पहले, 7 साल पहले ऐसे ही जिनके पिछवाड़े पर लात मार के हम लोगों ने भगा दिया, ऐसे कचरा लोग जो है जिनको हमने कचरा कुंडी में उठा करके डाल दिया था, उसको ढूंढ रहे। अरे पता करो वो जिले में कचरा कुंडी में कौन पड़ा हुआ है, वो जिले में कचरा कुंडी में कौन पड़ा हुआ है, उसको ढूंढ रहे। कोई ईमानदार आदमी नहीं आ रहा। तो इस तरह से साथियों, ये जो गद्दार लोग जो है, जिसको संगठन ने गद्दार घोषित किया, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। और अभी ये कागज वालों ने कागज दिया कि आप वीरसी भाई मातंग का नाम ले रहे हो, भांजी राठौड़ का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? इधर ही रहता है भांजी राठौड़, है इधर ही आसपास ही रहता है भांजी राठौड़। ये भांजी राठौड़ पर दया करके इसको पहले ही मैंने पिछवाड़े पर लात मारा था। ये निशा के पिता ने कि नहीं माफ कर दो, निशा के पिता की वजह से भांजी राठौड़ को मैंने माफ किया, उसको संगठन में लाया, जिम्मेदारी लगाया। ये तो इस लायक नहीं था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लगाया। वो भी
इस गद्दार के समर्थन में खड़ा हो गया तो वो सहगद्दार हो गया। मुख्य गद्दार ये है, वो सहगद्दार है। और उनके इलाके में आकर कह रहा हूं, और जहां जहां भी कोई गद्दार जहां जहां भी है उसके घर के पास ही कार्यक्रम करूंगा सारे देश भर, इधर उधर नहीं। अब ब्राह्मण में इस्लाम से पंगा ले लिया तो पंगा तो देखना पड़ेगा उनको। मेरे से तो ब्राह्मण लोग पंगा नहीं लेते। उधर हरियाणा में रोहतक में मुझे कार्यक्रम करने के लिए ब्राह्मणों ने रोका। जानते हो क्या हुआ? रोकने की वजह से क्या परिणाम हुआ? 13 करोड़ लोगों ने मेरा भाषण सुना। तो मैंने धन्यवाद दिया, पंडित जी मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। 1 करोड़ लोग भी देखने वाले नहीं थे, तुम्हारी वजह से 13 करोड़ लोगों ने देखा है। तुम्हारा धन्यवाद है। इसी तरह से तुम सारे देश भर में करो, मेरा काम साले आसान करो, बहुत अच्छा है। इसकी वजह से मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मेरे लोग जो है, ये लोग आप लोगों को अंग्रेजों के बाद गुलाम बनाकर रख रहे हैं। इनको हमारे लोगों को समझा कर थक गया। मगर हरियाणा के ब्राह्मण जब मैदान में मेरे विरोध में उतरे तो हमारे लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, बहुत आसानी से हमारे लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से साथियों, ये हमारे संगठन ने जिन लोगों को गद्दार घोषित किया, ये हमारा इंटरनल संगठन का मामला है। मगर जनता को मालूम होना चाहिए ताकि वो लोग गद्दारों से सावधान रहे, गद्दारों से सतर्क रहे। इसलिए ये बात मैं सार्वजनिक रूप से बता रहा हूं। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोग जो है धरने की बांधकर मारने की, पीटने की बात के लिए मुझे अनुमति दो, हमें अनुमति दो, मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं इस तरह की बातों के समर्थन में नहीं हूं। मैं कहता हूं मैं पीटने के नहीं, निपटने के समर्थन में। तो निपटना होगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। अभी हमारे पास 99.99 लोगों का समर्थन है सारे देश भर में। मेरा पहला कार्यक्रम जैसे चलता था सारे देश भर में पहले चलता है। 28 तारीख को मैं महाराष्ट्र के परभनी जिले से आया हूं। वहां बड़ा कार्यक्रम लोगों ने किया, 5 लाख रुपए का निधि दिया। परभनी से मुझे 1 लाख रुपया कभी नहीं मिला था, 5 लाख दिया। सारे देश भर में जैसे मेरे कार्यक्रम पहले चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई हमारे लगातार कार्यक्रमों में कोई अंतर नहीं है। पहले मैं जितना डेली घूमता था उससे ज्यादा घूम रहा हूं। अभी मुझे अभी आज यहां 10 बजने के लगभग समय में आ रहा है, मुझे मध्य प्रदेश जाना है। तो पहले अहमदाबाद जाऊंगा तो मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा डेली। 1 तारीख को मध्य प्रदेश, 2 तारीख को बॉम्बे, 3 तारीख को नगर, 4 तारीख को दिल्ली में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे बड़े नेता जो है मुस्लिम समाज के इस आंदोलन में साथ में सहयोग में आना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली कार्यक्रम चल रहे हैं। हमें लोगों का जो समर्थन है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया हुआ है, चालू है। मुझे किसी ने पूछा कि उन लोगों के साथ कितने लोग हैं, मैंने गिनती करके बताओ कहा, तो मैंने बताया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 के बाद पॉइंट, उसके बाद 1, इतने। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो 1 है ना, उसका मुझे ज्यादा फायदा होता है। वो कैसे? क्योंकि उस 1 को देखकर मुझे ज्यादा जिद चढ़ती है। जिद समझते हो? मैं जिद से ज्यादा काम करता हूं, जिससे ज्यादा देश भर में घूमता हूं और ज्यादा मामला आगे बढ़ता है। मुझे नुकसान से, वो 1 को देखता हूं तो मुझे फायदा ही फायदा होता है, मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। कि बहुत बार तोड़फोड़ करने वाले लोगों ने तोड़फोड़ करने का काम किया, हर बार हमने उनको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर निपटाया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। और आज सारे देश भर में हम लोग भारत बंद करने के लायक, उन सब लोगों को निपटाने के बाद हम लोग यहां तक पहुंचा।
ये लोग तो इस फूक मारेंगे जब उड़ जाएगा। औकात जानता हूं मैं कितनी है, मगर मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सारे तथ्य हमारे पास है। इसके आधार पर ऑर्गेनाइजेशन ने उनको गद्दार घोषित किया, वो जानकारी आपको दे रहा हूं। जो लोग उनको धरने की, बांधने की, पीटने की, मारने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, न मैं उनको इजाजत देने के लिए तैयार हूं। मैंने उनको कहा अगर ऐसा आप करोगे तो आपको जेल होगी। तो कई लोगों ने मुझे कहा अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो हम जेल में जाएंगे। अनुमति देंगे तो अनुमति से करेंगे, अगर अनुमति नहीं देंगे तो भी अमल करेंगे, धरेंगे, बांधेंगे, पीटेंगे, मारेंगे और जेल में जाएंगे। जो कानून हमको सजा देगी हमें मंजूर है, मगर गद्दार को सबक सिखाएंगे। ये मैं ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड समझते हो, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। पुलिस वालों को मैं बोलता हूं मेरे से ले लो भाई, काय को रिकॉर्ड कर रहे हो, काय को खर्चा कर रहे हो, मेरे से ले लो। ये जो संगठन का निर्णय है, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं, मगर उनकी भावनाएं कितनी आहत हो गई। तुमने इतने विशाल आंदोलन को तोड़फोड़ करने का काम किया, तोड़फोड़ करने की वजह से तुमको गद्दार घोषित किया गया। तो इसलिए लोगों की भावनाएं आहत हो गई, वो मेरी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं, जो मेरे लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो मैं संगठन से उनको निकाल दूंगा, मगर निकाल देने के बाद तो फिर तो उनको छूट ही मिल जाएगी। नहीं निकालूंगा तो मेरे नियंत्रण में रहेंगे कुछ हद तक, अगर निकाल दूंगा तो फिर तो उनको छुट्टे हो जाएंगे और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वीएल मातंग के घर में आवाज जा रही होगी, वो यहाँ है नहीं, वो तो भाग गया, वो 15-20 दिन से भागा हुआ है। भांजी राठौड़ के और इन लोगों ने लिख कर दिया कि वो इनका एक कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर के सामने आकर हम 200 लोग मूत्र विसर्जन करेंगे। भांजी राठौड़ को कहा सोशल मीडिया, यानी इतनी हिकारत है, इतनी घृणा है गद्दारों के प्रति लोगों के मन में। इतना बड़ा आंदोलन तोड़फोड़ करने का काम किया, लोगों की भावनाएं कितनी आहत हो गई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को सतर्क करने के लिए सारी की सारी बातें बता रहा हूं। अब मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के आधार पर 10 बजे तक बात कर सकता हूं, अभी 16 मिनट बाकी है। यानी मैं कानून के दायरे में रहकर ही काम करने का आदि। 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आज मैं सारे देश भर में एक अभियान शुरू कर रहा हूं। उस अभियान का नाम है गद्दारों को जानो, गद्दारों को पहचानो। गद्दारों को जानो, गद्दारों को पहचानो, राष्ट्रीय अभियान सारे देश भर में चलाया जाएगा। ये आज मैं ऐलान करता हूं, ऐसा कार्यक्रम हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं सारे देश भर में। ये अभी कच्छ का या गांधीधाम का कार्यक्रम नहीं रहेगा, ये अब सारे देश भर में चलेगा। और प्रथम प्रायोरिटी में गद्दारों के घर के पास होगा और कानून और संविधान के दायरे में होगा। आर्टिकल 19 के तहत हमें अपनी बात कहने का जो अधिकार है उसके तहत होगा। वो हमें बाबा साहब आंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है, किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। गुजरात सरकार के पुलिस ने मुझे अहमदाबाद में कार्यक्रम करने के लिए इजाजत नहीं दिया था, तो मैं दिल्ली से फ्लाइट में आकर अहमदाबाद में उतरा और अहमदाबाद के पुलिस चौकी में
अपने आप को इसके प्रोटेस्ट में जेल में चला गया। रात भर गुजरात सरकार ने मुझे जेल में डाला, तो जब मैंने अरेस्ट किया तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया और कहने लगा कि मेश्राम जी, आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा कमिश्नर को, क्या अकेले गांधी जी ने ही जेल में जाते जाते हीरो बनने का ठेका लिया है कि गांधी जी जेल में जाएगा और हीरो हो जाएगा? वामन मेश्राम अगर जेल में जाएगा तो हीरो नहीं होगा? है? मेरे पास कुर्सी लेकर बैठा था पुलिस चौकी में, चांदखेड़ा वाला पुलिस चौकी। हाँ। कोर्ट ने, क्योंकि मैंने खुद जेल में गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जज ने पुलिस वालों को पूछा, ये कितने बजे अरेस्ट करने के लिए आए थे? कहा 4:15 बजे। कितने बजे एफआईआर किया? कहा 2:30 बजे रात की। तो ये 4:15 बजे से 2:30 बजे तक वामन मेश्राम ने कौन सा अपराध किया? पुलिस वाला समझ ही नहीं पाया जज क्या पूछ रहा है। उसने रिपीट पूछा कि 4:15 बजे शाम के, रात के 2:30 बजे के बीच में वामन मेश्राम ने कौन सा अपराध किया जिसके आधार पर आपने एफआईआर किया? कहा कोई अपराध नहीं किया। तो फिर ये एफआईआर कैसे दाखिल किया? पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। जमानत मंजूर हो गया। जमानत लेकर मैं बाहर आ गया और पुलिस पर 2 केस दायर कर दिया। 2 साल हो गया, पुलिस वालों ने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। अगर वो कमिश्नर जिसने ये ऑर्डर दिया था, अगर वो रिटायर्ड हो गया तो पेंशन भी नहीं मिलने दूंगा उस पुलिस कमिश्नर को। सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं। वामन मेश्राम से पंगा लिया, किसी और से नहीं लिया, वामन मेश्राम से। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं और किसी को करने नहीं देता। हमारे समाज के लोगों को यह पता नहीं है कि पुलिस वालों के ऊपर भी केस किया जा सकता है। हमारे लोगों को क्या मालूम? पुलिस वाले केस कर सकते हैं, इतना अकल है हमारे लोगों को। वामन मेश्राम के पास क्या अकल है? पुलिस वालों पर भी केस किया जा सकता है, ये अकल वामन मेश्राम के पास है। केस कर दिया, कोई जवाब नहीं दे पाया अभी तक, ना जवाब दे पाएगा। तो मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूं, कानून का उल्लंघन किसी को करने नहीं देता हूं। हमारे संगठन के पैसे लेकर लोग भाग गए तो उनका पंचपकवानों के स्वागत करना चाहिए, ऐसा संगठन का निर्णय करना चाहिए। बड़ा जो संगठन के और समाज के पैसे लेकर भाग गए। लोगों को निश्चित रूप से कानून के दायरे में रहकर अपने फैसले अमल में लाने का अधिकार है। आप लोगों ने बॉम्बे में देखा होगा, शिव सैनिकों ने उन एमएलए के घरों पर हमले किए थे। अभी कल परसों की बात है, घरों पर हमले किए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स लगानी पड़ी वहां, तो जनता को काबू कैसे करोगे जब जनता तुम्हारे विरोध में चली जाएगी? तो साथियों, एक तो ये अभियान हम शुरू कर रहे, गद्दारों को जानो, गद्दारों को पहचानो। सारे देश भर में गद्दारों के बारे में सबूतों के साथ डॉक्यूमेंट पब्लिश करूंगा और अलग अलग जगह साथ सहयोग करने वाले लोगों के नाम के साथ सारे देश भर में पर्चे निकालेंगे सबूतों के साथ। दूसरा, 9 अगस्त 2022 को, अभी 9 अगस्त आ रही, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित किया। तो मैं यहां से सारे देश के हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन को ये निर्देश देता हूं कि 9 अगस्त को सारे देश भर में मूल निवासी दिवस मनाया जाए। तो मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा तो लोग बोलेंगे, लोग पूछेंगे विदेशी कौन है, फिर बोलना पड़ेगा ये ब्राह्मण विदेशी है। हम लोग मूल निवासी है, ब्राह्मण विदेशी है, तो ये इसके लिए सारे देश भर में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये 2 बातें साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरी बात, 15 अक्टूबर को, आने वाले समय 15 अक्टूबर को हरियाणा सरकार, जो आरएसएस की बनाई हुई सरकार है,
वह संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हुए मुझे कार्यक्रम रोहतक में करने नहीं दिया, तो आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने करने नहीं दिया। इसलिए आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, तो 15 अक्टूबर को 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर पर लेके जाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। आरएसएस के बारे में लोगों ने नहीं सोचा कि ऐसा कभी हो भी सकता है। 1 लाख लोग 2022 को, 2023 को 5 लाख लोग, 2024 को 7 लाख लोग, 2025 को आरएसएस 100 साल मनाएगी 10 लाख लोग। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना, वो हेडक्वार्टर के आसपास मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते नागपुर में। है आप लोगों को पता? जरा पता करना। नागपुर में आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है ना, उस आरएसएस के हेडक्वार्टर के सराउंडिंग में मेरे जाति के 10 लाख लोग रहते। तो सारे देश भर से 10 लाख लोग लेके जाएंगे, वो लोग नहीं 10 लाख, देश भर से। कानून और संविधान के दायरे में रहकर लेके जाएंगे। और ऐसा आरएसएस के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। करेंगे। और अभी मुझे खबर आई कि फडणवीस जो है डिप्टी सीएम हो गया है। तो मैं जब बॉम्बे में परिवर्तन यात्रा लेकर गया था, तो 2 कमिश्नरों को फडणवीस ने मेरे पास भेजा था। दोनों कमिश्नरों की बात मैंने नहीं माना। हमने हमारा आंदोलन जारी रखा। फडणवीस की बात नहीं माना। मैं फडणवीस को याद दिला रहा हूं, वो तो डिप्टी सीएम हो जाए और कुछ हो जाए, ये जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की बात है, हर हालत में करेंगे, हर स्थिति में करेंगे। ये 3 बातें साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और ये लोग, आप लोग देख लेना कि हम जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई लड़ने का भी किसी के दिमाग में सोच नहीं आ सकता। लड़ने की तो बात दूर की बात है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जीती जाएगी। आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद किया जाएगा और भारत में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा जो ये नहीं जानेगा कि उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। सबको मालूम हो जाएगा। जब सबको मालूम हो जाएगा कि उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हर आदमी हमारे आंदोलन के साथ जुड़ जाएगा। 85% आदमी जब जुड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा आप अंदाजा लगाओ। फिर क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। इसको रोकने की जो लोग हमारे में से ही कुछ गद्दारों का साथ लेकर, आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ गद्दारों को साथ में लेकर के हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन गद्दारों को हम लोगों ने अपने घर से भी भागने के लिए मजबूर किया। ऐसे लोगों को तुम साथ सहयोग ले रहे हो जो अपने घर से भाग जाता है डर के मारे। तो ऐसे लोग क्या कर लेंगे भाई? ऐसे लोग क्या कर लेंगे? ये तो क्या कुछ करने लायक है। पहले तो वो यूपी से भागकर गुजरात आया, तो गुजरात आने के बाद सोचा होगा ये तो मेरा घर है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे घर से मुझे भागना पड़ेगा। ऐसा है, मेरे घर से ही मुझे भागना पड़ेगा। उसके घर से ही उसको भागना पड़ा। अब वो कहां रहेगा मुझे पता नहीं। मैं तो बहुत लोगों को रोक रहा हूं कि माताओं को धरो मत, पकड़ो मत, बांधो मत, मारो मत। मैं बहुत रोक रहा हूं, मगर मेरी ताकत जितनी है उतना ही रोक सकता हूं। मेरी ताकत जितनी है उतना ही रोक सकता हूं। मैंने उनको चेतावनी भी दिया, निकाल दूंगा। निकालने के बाद तो धरेंगे ही धरेंगे, क्योंकि मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आपको आखिरी बात एक आश्वासन देता हूं, ये मंत्री का आश्वासन नहीं है। पूरी ताकत लगा ले, हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए होने नहीं देंगे। पूरी ताकत लगा ले।
हमारे लोगों का साथ सहयोग और समर्थन हमारे साथ ही है, उसका साथ सहयोग और समर्थन लेकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। बोल 50